वीरेश भैया नमस्कार। मोहित भाई नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। आवाज़ आ रही नहीं आ रही? हरेंद्र भाई नमस्कार। मनोज भैया नमस्कार। नवाब अंसारी भाई नमस्कार। जावेद भैया आदाब। आवाज़ तो आ रही। रवि भाई जय भीम। रजनीश भाई पूछ रहे हैं 68 का लॉलीपॉप जो दिए थे योगी जी क्या हुआ? देखिए अभी बात करते हैं रजनीश भैया। अनिल कुमार नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। जो भाई व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हुए हैं तो शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। वैसे जुड़ गए हैं, मतलब भर के लोग काफ़ी जुड़ गए हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही। संदीप भाई नमस्कार। राजन भाई नमस्कार। रवि भैया नमस्कार। विष्णु भाई नमस्कार। साथियों एक्चुअली क्या है ना कि इधर कई दिन से पोस्ट भी मैंने नहीं किया और चूँकि काम कुछ ज़्यादा था तो हम लोग उसमें बिजी थे। पोस्ट इसलिए नहीं किया, जब काम में बिजी होते हैं ना तो अब वो चीज़ नहीं रह गई ना कि हम जो कुछ भी करें ढिंढोरा पीट करके करें। काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई तो ठीक है। और आज माननीय मंत्री जी से प्रॉब्लम कर रही तो आज मैं जाना चाह रहा था, लेकिन समस्या ये है ना कि आज और भी बहुत सारे काम थे और चूँकि नवरात्र भी चल रहे हैं तो सुबह शाम पूजा वगैरह भी करनी पड़ती, व्रत वगैरह है तो शायद आ नहीं पाते, इसलिए मैं नहीं गया। बाकी हम लोग अपने स्तर से सारा काम कर रहे हैं। सुशील भाई भी आज गए थे। नेट गड़बड़ कर रहा है ना, दूसरे से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हर स्तर पर कुछ हमारे भाई सोच रहे थे कि इधर फोटो वोटो नहीं आ रहे हैं तो हम लोग काम नहीं कर रहे हैं या शायद शिथिल हैं। तो कहीं पर भी हम लोगों की तरफ से ना तो पहले शिथिलता थी ना अब है, ठीक ना। अभी आपको मैं बताऊं कि जब से हम लोगों का ऑर्डर आया है 22 तारीख से, हम लोग लगातार नोटिस पब्लिकेशन करवाने के लिए 5 दिन लगातार दौड़ भाग किए। नोटिस भी लगभग कंप्लीट हो गई, लेकिन उसमें कुछ बदतमीजी हुई, इसी के कारण हम लोग उसको छोड़ दिए कि जिसको करवाना है अपना करवाए जा करके, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक ना। इसीलिए 13/156 में भी हम लोगों ने केवल नोटिस पब्लिकेशन के लिए करवाने वाले हैं। तो उसको लेकर के ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इनका जवाब समय दे देगा और समय ने दे दिया है, ठीक ना। अमरजीत तुम ही को बोल रहे हैं, ठीक ना। तो उसमें जो हमारे वकील वाली स्थितियां थी उसके कारण माहौल काफ़ी बिगड़ गया। सेक्शन में हम लोग लगातार 5 दिन से थे तो वहाँ काफ़ी माहौल बिगड़ा, उसके कारण हम लोगों ने छोड़ दिया कि अपना जिसको जो करना है करे जा करके। हम लोग इतने कैपेबल हैं कि करवाने में सक्षम हैं, ठीक ना। लेकिन उस समय भी सुशील भाई की भी किसी व्यक्ति विशेष से बात हुई तो ये कहा गया था कि ठीक है हम लोग मिलजुल करके अपना कार्य करवा लेंगे, लेकिन उस समय उनको लगा कि जो है शायद वो हमसे बेहतर कार्य कर सकते हैं, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो अब जिसको जो मर्जी वो करवाया जा करके, बाकी हम लोग अपनी तैयारी से पूरी तरीके से हैं सारी बातें।
ठीक ना। जो मुख्य मुद्दा है जो आज लाइव आने का मेरा कारण रहा वो ये रहा है कि बहुत सारे भाई जो हमारे हैं वो बार बार फ़ोन कॉल करके, बार बार मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि भैया कुछ लोग हैं जो खुद को लिस्ट में सेलेक्टेड कहते हैं, वो कह रहे हैं कि 6800 में ही जो पूरा रिजर्वेशन है वो पूरा हो गया है, ठीक ना। तो बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ रहा कि 6800 में पूरा हो जा रहा या कुछ हो जा रहा, तो इसका जवाब देना इसलिए ज़रूरी रहता है ना कि पारदर्शिता बनी रहे चीज़ों में। कहीं आपको ये ना लगे कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ सकता, हो सकता भैया उतने में ही पूरा हो जाए, उतने सीट का घोटाला ना हो, ये सारी बातें हो सकती हैं, ठीक ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आज का आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ, ठीक ना। तो उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, ठीक ना। तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो लोग कह रहे हैं कि 6800 में ही रिजर्वेशन पूरा हो जा रहा है, दरअसल वो कल भी नादान थे, बच्चे थे, आज भी वो वैसे ही हैं, ठीक ना। एक्चुअली क्या ना कि जो मनुष्य का दिमाग है वो केवल अपने भले के लिए ही वर्क करता है। उसको जिस तरफ उसका फायदा दिखता है उसको वो चीज ही सही दिखाई देने लगती है, वो चीजें ही उसको सत्य लगने लगती हैं। और जब उसका ये जो सत्य दिखने लगता है तो वो खुद को तटस्थ नहीं रख पाता है। खुद को तटस्थ रखने का मतलब है वो सामान्य होकर के परिस्थितियों को अच्छे बुरे और सच के विषय में सोचने समझने की जो उसकी ताकत है, जो उसका दिमाग है, उन सब चीज़ों पर वर्क नहीं करता है। तो वो जो दिखाया जाता है उसी को सच मान लेता है। जैसे कि इस समय 6800 वाले मान रहे हैं कि हाँ 6800 का घोटाला है, वही सच है, ठीक ना। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर 6800 ही सच है तो फिर 67.11 का जो गुणांक है वो आप कहाँ ले जाओगे। 67.11 भी छोड़ दो, 66.49 उसको आप कहाँ पर ले जाओगे। तो उसके विषय में हम लोग डिटेल में आज एक बार समझ लेते हैं, तो आप लोगों को समझने में भी आसानी रहेगी। और जो ये गधे टाइप के हैं ना, जो 6800 में आरक्षण पूरा करवा रहे हैं, इनको भी इनकी औकात का पता चल जाएगा, ठीक ना। औकात का पता तो इनको चल ही चुका है, ठीक ना। इनका अस्तित्व तो कुछ नहीं है, ठीक ना। इनको चाहिए अभी 10 मिले हैं ना, 10 नौसिखिए नवजात मिले हैं ना आपस में, तुम 100 लोग मिल जाना, अगर करवा लेना 6800 तो बता देना, ठीक ना। जो रिजर्वेशन, जो रूल्स रेगुलेशन है, अगर आज तक इस भर्ती में उन रूल्स रेगुलेशन का पालन हुआ है तो आगे होगा, अगर नहीं हुआ है तो फिर अगर रूल्स रेगुलेशन से हट करके अगर एक भी अपॉइंटमेंट हुई है तो फिर अन्य भी अपॉइंटमेंट हर हाल में होंगी, ये मुझे पूरा भरोसा है, ठीक ना। अब आते हैं मुद्दे पर। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो इस समय जो लास्ट अनरिजर्व का कट ऑफ था वो है 66.49, और जो एक्सेल सीट हम लोगों ने क्रिएट करी है अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक ना, उस गुणांक के अनुसार, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मोटा मोटा समझिएगा दिमाग लगा करके, कि अगर ये चीज़ आप समझ गए ना तो आप कभी ये, सुचित भैया नमस्कार, कभी आप दोबारा ये पूछोगे नहीं कि 6800 में गुणांक रिजर्वेशन पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा, 6800 का मुद्दा क्या है, या 2721 का मुद्दा क्या है, या 15,971 का मुद्दा क्या है, ठीक ना। तो अभी हम सिर्फ 6800 के ग्राउंड पर ही बात करेंगे, इसके बाद 15,961 के ग्राउंड पर बात करेंगे। अगर हम लोग मान लें, जो लोग कहते हैं कि याची वाला मैटर है या इनका कम गुणांक वाला मैटर है, ऐसे लोगों को कम से कम आने वाले 5 मिनट का वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक ना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो बात उनके दिमाग में रत्ती भर भी अगर उन्होंने नकल करके एकेडमिक नहीं पास किया होगा तो वो हमारी बात समझ जाएंगे, क्योंकि लिखित परीक्षा में तो हम लोगों से ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन हम लोग 2002, 2003, 2004 के हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, जिसके कारण हमारा जो एकेडमिक है वो वर्तमान में छपवाने वाली कॉपियों की तुलना में कम है, जिसके कारण हम लोग मेरिट में पिछड़ गए। अदरवाइज तुम लोगों की औकात नहीं थी कि हम लोगों को टेकल कर पाते किसी भी लेवल पर, ठीक ना।
और जो आजकल के नेता बने घूम रहे हैं गधे, उनका किसी का 90 किसी का 91 है, लेकिन वो तो नकल माफिया कहो या कुछ भी कहो, उसके कारण उनका गुणांक ज्यादा हो गया, तो अपने आप को हाई मेरिटोरियस की कैटेगरी में रख रहे हैं। लेकिन हाई मेरिटोरियस उसी दिन तुम्हारी खत्म हो गई थी जिस दिन तुम 6800 में रिजर्वेशन पूरा मानने लगे थे, ठीक ना। तो 6800 का हम लोग बात कर लेते हैं पहले। 6800 से पहले चीजें थोड़ा सा समझने की हैं कि कम गुणांक क्या है, ज्यादा गुणांक क्या है, उसमें भी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो एक्चुअल गुणांक है जनरल का, वो लगभग जाएगा 69.26, यानी ये अप्रॉक्स है, 70 के आसपास है, ठीक ना। ये बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आप कभी नहीं पूछेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, किसका कम गुणांक है किसका ज्यादा गुणांक है, ठीक ना। क्योंकि जहां पर ला करके हम लोग फंसा दिए हैं, अब अभी तक ये किसी के दिमाग में नहीं आई होगी बात। मैं दावा करता हूं कि अगर किसी के दिमाग में बात आ गई हो तो जो कहेगा वो हार जाएंगे, चाहे जितने बड़े खुद को नेता समझते हो, चाहे खुद को अभिनेता समझते हो, और चाहे खुद को मसीहा समझते हो, चाहे खुद को समाज का ठेकेदार समझते हो, ठीक ना। आइए मुद्दे पर। जनरल का गुणांक 69.26 मेरे हिसाब से इसके आसपास रहेगा, इससे ज्यादा जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम 69.5 रख लेते हैं, 69 पॉइंट समथिंग, ठीक ना। अब सोचिए, ओरिजिनल जो गुणांक है जनरल का, वो आप मान लीजिए 69.5 है, 70 मान लो, 69.5 मान लो, समथिंग इसी के आसपास रहेगा, ठीक ना, पहली चीज। और जो लास्ट अनरिजर्व का गुणांक है वो 66.49 है, यानी अगर हम 69.26 से लेकर 66.49 लिखें, आज की डेट में 66.49 है, एक्चुअल होना चाहिए 69.26 होना चाहिए। यानी कि अगर आप ये मानते हैं कि जो एक्सेस प्रोवाइड करी है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने, तो यानी 69 से 66 के बीच की जितने भी कैंडिडेट्स हैं, 69 से 66 के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं अनरिजर्व के, वो सब के सब गलत अपॉइंटमेंट हुए हैं। क्योंकि उनको जब जनरल की मेरिट 69.5 जा रही है, तो 69.5 से लेकर के 66.49 तक जितना भी अनरिजर्व कैटेगरी का आदमी है, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई भी हो, वो फिलहाल ओबीसी की बात नहीं करेंगे ना, एससी की बात करें, हम सिर्फ जनरल की बात करेंगे। यानी 69.26 से लेकर के 66.49 इसके बीच में जितना भी जनरल आदमी है वो बाहर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक्चुअल हम लिस्ट की बात करें तो एक्चुअल लिस्ट जा रही है 69.26, ये एग्जैक्ट डेटा है, एक भी सीट इधर उधर नहीं होगी, लेकिन गुणांक हम 0.24 इधर उधर कर ले रहे हैं, यानी हम 69.5 के आसपास मान लेते हैं। यानी कि 69.5 से पहले जितना भी जनरल कैटेगरी का बंदा है, वो सब का सब गलत अपॉइंटमेंट उसको मिली है, उसको किसी भी दशा में अंदर नहीं रखा जा सकता है, उसको बाहर होना चाहिए। जब वो बाहर हो जाएगा तब जाकर के ओबीसी एससी की सीट्स मिलेंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर जनरल का गुणांक 69.26 है, यानी 69.26 है, तो फिर जो नियुक्तियां 66.49 तक हुई हैं, तो इसके बीच में जब वो कैंडिडेट मेरिट में आ ही नहीं रहा है, तो उसको नियुक्ति कैसे दे दी गई? अभी नहीं समझा, समझाते हैं फिर से। यानी कि अगर कोई जनरल वाला 66.2 पर चयनित है, तो क्या वो लीगल कैंडिडेट माना जाएगा? क्या वो माना जाएगा कि ये मेरिट में आया है? जाहिर सी बात है, आप कहोगे नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका गुणांक कम है। कम है ना? क्यों कम है? क्योंकि एक्चुअल जनरल की मेरिट कितनी जा रही है? 69.26 जा रही है। तो जब 69.26 जा रही है, तो जो बंदा 66 पॉइंट पर बैठ करके नौकरी कर रहा है, उसका गुणांक मेरिट के हिसाब से बहुत कम है। उसको जबरदस्ती सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में घुसेड़ा है, इंटर किया है। उम्मीद है समझ रहे होंगे। यानी कि जो अब
एक तरीके से मान लो, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आज की डेट में अगर हम मान लें कि 65-53 ओबीसी का गया है, और अगर आप 62 वाले ओबीसी को कर दोगे तो 62 वाला गलत माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल माना जाएगा। तो जब जनरल का गुणांक 69.26 जा रहा है और 66.49 वाला आज नौकरी कर रहा है, 66.52 वाला नौकरी कर रहा है, 66.6 वाला नौकरी कर रहा है, तो आखिर वो सही है कि गलत है? क्योंकि मेरिट कितनी है जनरल की? मेरिट है 69.5, 69.26 है। जब 69.26 है मेरिट सही, तो 69.26 से नीचे कोई भी अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा नौकरी नहीं पाना चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए, नौकरी करते हुए वो नहीं मिलना चाहिए। तो जब 69.26 वाला बंदा है उसको आप 66 वाला बना दिए, तो क्या वो लीगल माना जाएगा? नहीं लीगल माना जाएगा। यानी कि उसका गुणांक कम होने के बावजूद भी सरकार ने उसको अपॉइंटमेंट दे दी। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि नर्मदेश्वर का गुणांक कम है, शिव बहादुर प्रजापति का गुणांक कम है, या विद्यासागर वर्मा का गुणांक कम है, तो किस आधार पर आप ये कह दोगे कि भाई भास्कर का गुणांक कम है, या डिसूजा का गुणांक कम है, या विजय का गुणांक कम है, विजय सिंह का गुणांक कम है, या अमित लोधी का गुणांक कम है? इनको हम 68 में नहीं कंसीडर कर सकते। तो फिर आप जो 69.26 से 66.49 तक थे, इनको आपने किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया में एंट्री दी है? वो भी तो कम ही है, उनका भी गुणांक तो कम ही है। तो जब उनका गुणांक कम है, उनको नियुक्ति मिल सकती है, तो फिर 63 वाले को मिल सकती है, 62 वाले को मिल सकती है, 65 वाले को भी मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? 69 गुणांक से ऊपर जो मेरिट थी उसको आप खत्म करके 66 में आकर के जिनका 66 है उन जनरल को आपने घुसेड़ दिया। तो जब हमारा गुणांक 65 था तो हमारा 63 वाला क्यों नहीं घुस सकता? हमारा 62 वाला क्यों नहीं घुस सकता? हमारा 64 वाला भर्ती प्रक्रिया में क्यों नहीं घुस सकता? नहीं घुस सकता है। एक कंडीशन में नहीं घुस सकता है, यदि आप सारी लिस्ट रिक्वेस्ट करके रीड्रा करके 69.26 तक ही जनरल को करिए, उससे नीचे वालों को सभी को लात मार दीजिए, तब हो सकता है, तब हमारे लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन जिनको 2 साल से आप नियुक्ति दे करके, मिठाई दे करके, नौकरी दे करके, सैलरी दे रहे हो, उनको कहां ले जाओगे? जैसे कुछ चूजे कहते हैं ना कि वो नहीं बाहर होंगे, नहीं बाहर होंगे तो जीवन में तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। 68 जीवन में लिस्ट का कंप्लायंस नहीं हो पाएगा, जिसके दम हो करवा के दिखा देना, ठीक ना? 2 ऑर्डर हैं तुम्हारे अगेंस्ट, ठीक ना? और अब एक ऑर्डर ज्यादा चिंता ना करो, अगर ज्यादा फुदकोगे तो एक ऑर्डर और होगा, कानो कान खबर नहीं होगी, ठीक ना? और फिर हमेशा के लिए कहते हो ना कि अजर अमर है, अटल है, तो अजर अमर ही हो जाए कि लेमिनेशन करवा करके रखे रहोगे, ठीक ना? यहां किसी से बिल्कुल भी दबने छुपने वाली बात नहीं है, ठीक ना? इसलिए जितना मैं चीजें बता दे रहा हूं, ठीक ना, उतना ध्यान में रखो, ठीक ना? अगर मैं, जो लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग वो जो खुद को चयनित कहते हैं, खुद को सिलेक्टेड कहते हैं 68 में, वो लोग भी देख रहे होंगे, ठीक ना? मैं कभी विरोध नहीं करता हूं, जो कुछ मुझे करना होता है मैं करता रहता हूं, ठीक ना? लेकिन अगर हमारे किसी बंदे को, अगर हमारे किसी साथी को बरगलाने की कोशिश की, झूठ बताने की कोशिश की, या मॉरल डाउन करने की कोशिश की, तो उसका परिणाम तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक ना? तो ये सारी चीजें हैं। मुनेश्वर, अपना ज्ञान जो है अपने पास रखो, यहां पर किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमको जो कोर्ट को समझाना था हमने कोर्ट को समझा दिया और ऑर्डर में लिखवा दिया है, जाकर के नियुक्ति ले लो, जाकर के 6800 में नियुक्ति बट रही है, लो जाकर के अपने बाप से पूछ देना, अगर करवा के दिखा देना तब बताना, ठीक ना? और समीर, तुम्हारे जैसे
लोगों को ना जाके प्रत्यावेदन दो, कुछ माल दो जा करके, ठीक ना, ताकि जो है आगे प्रक्रिया बढ़े। यहाँ हमारे चक्कर मत करो ना, जिंदगी अभी कम नरक हुई, आगे बहुत नरक हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक ना। इसलिए अपना काम करो, हमको इरिटेट या फ्रस्ट्रेट मत करो। मैं पूरा तैयारी कर चुका हूँ और सिर्फ 25 का वेट कर रहा हूँ। अगर 25 को कुछ भी सुअरपना किया ना, ठीक ना, तो 25 के बाद लैमिनेट करा के रख लेना, यह तुमको वचन हम देते हैं, ठीक ना। कहते हो ना, जो वर्ड यूज करते ना, उस वर्ड का दो तो हो ही चुके हैं, ये बिल्कुल बचा के रख लेना, ठीक ना। अगर कोई बदतमीजी हुई ना या कुछ भी तरीके से हुआ ना, तो भाई साहब मैं बता दे रहा हूं कि इतिहास में तुम्हारा नाम जो है फटे पन्ने पे लिखा जाएगा तुम लोगों का, ये बिल्कुल समझ लो। और मुझे बाखूबी पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है मुझे कैसे क्या करना है, और मैं कर रहा हूं सारी चीजें, वो बिल्कुल राइट टाइट है। सिर्फ हम कुछ हमारे भाई बोल रहे थे कि भैया 25 तक कुछ भी रहने दो करने को, और वो मैं तैयार करवा चुका हूँ, ठीक ना। लेकिन उन लोगों को देखते हुए मैं चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड कर दिया हूँ, ठीक ना। इसलिए जो भी मंत्री से मिलने जाता है तो अपनी औकात न भूलो, अपना काम करो, जो तुम कर सकते हो तुम करो। अगर मेरा कोई भाई जाता है मिलने तो उसको क्यों फर्जी बात बताते हो कि ऐसा नहीं ऐसा। तुम अपनी बात को, हम अपनी बात कहेंगे। मंत्री को पावर है, स्टेट को पावर है, मिनिस्टर्स को पावर है, कोर्ट को पावर है। कोर्ट हैव टू डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगी कौन सही है कौन गलत है। तुम बताने वाले नहीं हो फेसबुक पर के, फिर चाहे वो कोई भी हो। आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखेंगे। जो सही होगा वो मिलेगा, नहीं सही होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक ना। अगर तुम सही हो, अगर तुम अटल सत्य हो, तो तुमको किस चीज का डर है। तुम कहते हो कि हमारे साथ सरकार है, तुम कहते हो हमारे साथ एडवोकेट जनरल है, तुम कहते हो हमारे साथ मंत्री है, तुम कहते हो हमारे साथ प्रत्यावेदन है, तुम कहते हो हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, फिर काहे की चिंता। फिर क्यों अचयनितों को उनके हाल पे छोड़ दो, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। अपना करवा लो जाकर के ना, अपना करवा लो जाकर के, बात खत्म हो गया। शक्ति भाई आपकी बात का भी जवाब देता हूं। शक्ति भाई, जिस दिन से ऑर्डर आया 22 तारीख को, हम लोगों ने लगातार 5 दिन तक, मैंने कभी फोटो नहीं डाला। अभी आपको मैं कहिए तो पास जो है अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक ना। मैं कोर्ट में जा करके पैरवी करता रहा। जब मैं वहां पर गया तो वहां पर सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये लगा था कि फलाने के वकील ने कहा है कि भैया बिना हमारे किसी को नोटिस न दी जाए। हमारे पास रास्ते थे, हमने फटाक से दूसरा एफिडेविट लगवा दिया। ये नोटिस पब्लिकेशन की बात शक्ति भाई आपके लिए बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो जब वहां पर हम लोग गए तो पूरी एप्लीकेशन टाइप करवा दी, 5 बार एप्लीकेशन हम लोगों ने टाइप करके, क्योंकि जितनी बार हम जाते थे वो जो भाई साहब थे सेक्शन ऑफिसर है, सो वो कुछ न कुछ उसमें नुक्स निकाल देते थे। भैया यहाँ 69,000 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ओबीसी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ओबीसी यहाँ की बजाय यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर 1 तारीख होनी चाहिए, मतलब ये सारा कुछ बता रहे हैं। और जब लास्ट दिन जिस दिन कहा गया फ्राइडे में, फ्राइडे की बात है या थर्सडे की बात है, ठीक ना, इसी तरीके की है। तो उस दिन हम लोग गए तो वहां पर जाकर के अपोज हुआ कि भाई साहब आप लोगों को हम लोग नोटिस नहीं दे सकते। हमने कहा क्यों नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा आपने पावर बाद में दाखिल किए, ये सारा कार्यक्रम हो रहा था, 5 दिन में हम लोग सब कुछ कंप्लीट करवा दिए। तो हमारे वकील आए, हमारे वकील आप समझ रहे हो, वो आए वहां पर उसी एटीट्यूड में जिनको बात करने की तमीज नहीं है, ठीक ना। तो वहां मार होते होते बचा। अब आप ये समझ लीजिए, हम लोग थे, हम थे, आनंद सर थे, नीतीश थे, सुशील भाई थे और विनीत थे, मतलब 5-6 लोग हम थे। 5 मतलब स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वहां से फिर पूरे सेक्शन को आना पड़ा, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब को आना पड़ा। खैर वहां से मामला शांत हो गया। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि अगर तुम कहते हो कि तुम हाई गुणांक वाले हो, तुम्हारा चयन उसमें होना है, तो जा करके अपना नोटिस पब्लिश करवाओ, जा करके, हमसे कोई मतलब नहीं। उसके बाद हम लोगों ने पूरा ये मान लिया कि भैया अब तुम ही लोग नोटिस छपवाओगे, हम लोग कसम खा लिए कि अब हम लोग नहीं छपवाएंगे। क्यों छपवाएं भाई, हम तो 5 दिन से पैरवी कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और एट ए टाइम तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, उसमें नाम तुम्हारा छपे, करवाएं हम।
तो भैया इसलिए हम लोगों ने साफ साफ मना कर लिया। उसका रीजन अब चूंकि जिस व्यक्ति ने वहां पर खड़े होकर के कहा है कोर्ट में कि लॉर्डशिप हम पब्लिश करवाएंगे, तो अब वो पब्लिश करवाएगा नहीं करवाएगा तो इसका जवाब उसी को देना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि जब तुम नहीं करवा सकते थे देन व्हाई यू एक्सेप्टेड, तब तुम क्यों एक्सेप्ट किए, ठीक ना। तो इसका हमसे कोई मतलब नहीं। तो ये सारी बातें थी, जो काम हम लोग कर रहे थे अपने हर स्तर से कर रहे थे, ठीक ना। उसमें मैं किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता हूं, तो अन्य लोग जो थे उनको भी हमारे कार्य में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया तो वो भुगते, ठीक ना। मैं कभी किसी को नहीं कहता हूं, लेकिन हमारे साथियों को अगर आप मॉरल डाउन करोगे, कोई मंत्री से मिलने जा रहा उसके कहोगे कि हम ये करेंगे, तो इतनी किसी की औकात नहीं है कि जो है कुछ कर सके, ठीक ना। पता नहीं कितने देखे और कितने आए कितने चले गए, वो समझाने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक ना। यहाँ भास्कर सिंह यादव न किसी की धमकी से डरने वाले हैं, न किसी की बातों से डरने वाले हैं, न किसी से डरने वाले हैं, ठीक ना। चढ़ के हर काम करते हैं और उसका रिजल्ट भी सामने है, सब कुछ है, ठीक ना। ये सारी बातें हैं। और जो आप काम कर रहे हो आप अपना करिए, हमको अपना करने दो। हमने तुम्हारे कार्य में कभी इंटरफेरेंस नहीं किया। हमने कभी कहा हो कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए। जब आप उंगली कर रहे हो तो फिर दूसरा भी बांस लिए खड़ा रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। ये सारी बात है। इसलिए मेरा जो भी भाई बहन 6800 वाले हैं, ठीक ना, उनसे सिर्फ इतना मैं कहूंगा कि आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आपको लगता है कि आप सही हो, जनरल नहीं बाहर होंगे, आपकी नियुक्त हो जाएगी, आप अपना प्रयास करिए। आप मंत्री के पास जाते हो, आप अपना मंत्री के पास जाइए। हम लोग जाते हैं, हमारी टीम जाते हैं, तो हम अपनी बात कहेंगे। उसमें किसी को बुरा मानने वाली कौन सी बात है भाई। कोर्ट में आप भी हो, एक सेकंड के लिए मान लिया कोर्ट में तो जनरल वाले 32 पिटीशन फाइल करे हैं तुम्हारे खिलाफ। जो लोग कहते हो ना कि वी आर द सिलेक्टेड, हमारे साथ सरकार है, 32 पिटीशन फाइल है डबल रिजर्वेशन पर, ठीक ना। और वो हर ग्रुप में इस समय चल रहा है, पैसा मांग रहे हैं डबल रिजर्वेशन के, सारी चीज है, ठीक ना। सब कुछ हो रहा है। और अभी जिस दिन डबल रिजर्वेशन पर जो 2019 का ऑर्डर है वो भी देख लेना जा करके, फिर जो भूत चढ़ा हुआ है ना, वो सारा भूत उतर जाएगा। 2 सेकंड नहीं लगेंगे कि हम चयनित हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा, वो सारा भूत उतर जाएगा बिल्कुल। आप मतलब हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे तुम लोग फड़फड़ा रहे हो उतना ही तुम्हारे लिए नुकसानदेह होता चला जाएगा, ठीक ना। 2 ऑर्डर्स हैं तुम्हारे अगेंस्ट में, सिंगल का भी है, डबल बेंच का भी है, एकल पीठ का भी है और खंडपीठ का भी है। किसी की दम नहीं जो कर दे, ठीक ना। और अभी पूरी व्यवस्था और कर लिए, ठीक ना। ऐसे अगर फड़फड़ाओगे ना, पूरी व्यवस्था किए रखे हैं ना। 25-20 अगर 25 को नहीं फाइनल हुआ या 25 को पूरा मेरिट पर नहीं डिसाइड हुआ या हम लोगों को नहीं कंसिडर हुआ, तो फिर आगे उसके बाद में 25 हम देख लेना रिजल्ट। 25 के बाद उसके बाद तुमको डेट लगवाएंगे ना, वो पता नहीं होगी। उसके बाद घर में चुपचाप बैठोगे, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लोगे, ठीक ना। ये सारी बातें, ठीक ना। और तो अब जो हम लोग 69.26 वाली और 66.49 वाली बात कर रहे थे, वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप जैसे 69.26 है और इधर 66.49 है, तो इनके बीच में जो ये कैंडिडेट्स हैं, ये अगर सॉर्ट आउट होंगे तो इनके स्थान पर ओबीसी एससी का कैंडिडेट ही तो आएगा, तो वो भी तो ओवरलैप्ड की संख्या में गिनेंगे। और उसके बाद आकर के फिर 27-21 होगा, तब भी अप्रॉक्स आपको 15,961 सीटें, जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वही रहेगा, 6800 का नहीं रहेगा, ठीक ना। ये चीजें होगी। और एक चीज मान लेते हैं मनोज भैया, एक चीज और मान लेते हैं। देखिए सुनिए, जैसे अगर कुछ लोग मानते हैं, चलो मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, हम मानेंगे नहीं, लेकिन चूंकि मैं फिजिक्स और मैथ का विद्यार्थी हूं, तो बाप की भले ना माने, लेकिन गणित में हम लोग मानते हैं। लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए हम लोग मान लेते हैं कि चलो भाई 6800 में ही पूरा हो गया, मान लिया 6800 में पूरा हो गया, तो अगर मान लिया तो मानने से हम तो मान लेंगे, बच्चे भी मान लेंगे, नवजात जो हैं, लेकिन
मानेंगे कैसे? क्योंकि अगर 6800 सरकार ने दी है तो स्टेट को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि 6800 में रिजर्वेशन पूरा हो रहा है। और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको सीरियल नंबर 1 से लेकर के 69,000 तक की डिसेंडिंग ऑर्डर में सूची जारी करनी पड़ेगी, और सूची जारी करनी पड़ेगी, और उस सूची में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको गुणांक लिखना पड़ेगा, ठीक ना? तो जब वो गुणांक वाइज लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि अगर गुणांक वाली लिस्ट जारी नहीं करेगी तो क्या 6800 तब भी सत्य माना जाएगा? क्या तब भी यह माना जाएगा कि 6800 में रिजर्वेशन पूरा हो रहा है? नहीं माना जाएगा ना भाई। आप हमारी बात समझिए, ये तो हम मानने की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो 1 सेकंड के लिए 6800 में रिजर्वेशन पूरा हो जा रहा, तो अगर 6800 में रिजर्वेशन पूरा हो जा रहा तो उसको 6800 की लिस्ट थोड़ी ना कोर्ट या हम लोग मानेंगे। हम लोग तो यही मानेंगे, ठीक है, अगर आपको 6800 आप कह रहे हो कि 6800 में रिजर्वेशन पूरा हो जा रहा, ठीक है, आप रोल जो डिसेंडिंग ऑर्डर में 69,000 की लिस्ट हमको दिखा दीजिए रिजर्वेशन मतलब पूरा करते हुए। और उससे अगर आपको लगता है कि हाँ 6800 में पूरा हो रहा, तो जो सूची है ना 69,000 की, उसमें प्लेस में आ जाएगा कि इतने ही सीटों का घोटाला हुआ है, ठीक ना? ये चीजें हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सरकार सूची दिखाएगी नहीं। सूची जब दिखाएगी तो जाहिर सी बात है फिर उसमें एग्जैक्ट नुकसान जितना है वो सब लेना पड़ेगा। और जब सूची लाएगी ना तो वही गुणांक 69.26 या 69.5 के आसपास लाएगी। तो जब 69.5 के आसपास लाएगी तो 69.5 से 66.49 तक के जितने कैंडिडेट हैं उनको शिफ्ट करके लाएगी ना। और जब उनको शिफ्ट करेगी तब पूरे प्रदेश की क्या स्थितियां होंगी वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तो ये हम आत्ममुग्ध कह सकते हैं, खुद को आत्ममुग्ध हम खुद आत्ममुग्ध हैं इस मुद्दे में। हम खुद, क्योंकि हमारा नाम 6800 में है, तो हम इतना आत्ममुग्ध हैं कि हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि धीरे धीरे उनके खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र, उनके खिलाफ कितना बड़ा खतरा उनकी तरफ मुंह बा करके खड़ा हो गया कि उनको खुद एहसास नहीं है। उनके खिलाफ 32 पिटीशंस आ गई हैं जो डबल रिजर्वेशन का विरोध करती हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप ये समझ रहे हो कि कोई अनसिलेक्टेड जनरल उन लोगों को कर रहा, वो नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो भी हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो आज नौकरी कर रहे हैं वही लोग अपने अचयनित साथियों के बिहाफ पर उन पिटीशंस को फाइल कर रहे हैं। और उन पिटीशंस को फाइल वो इसीलिए कर रहे हैं कि जब हम डबल रिजर्वेशन की बात कर देंगे तो जिनका चयन हो गया उनका चयन हो गया, ठीक ना? फिर वो प्रूफ कर ले गए डबल रिजर्वेशन, फिर आपके लिए क्या बचेगा? कुछ तो नहीं बचेगा। इसलिए जो बात बीच के रास्ते की हमने बताई थी, वो बीच का रास्ता वही है कि अगर जनरल 69.26 जा रही है और अगर 66 वाला 69 के बजाय 69.26 के बजाय अगर 66 वाला नौकरी कर रहा है तो फिर उससे कम वाला जो ओबीसी है या एससी है जो मेरिट में नहीं आ रहा है वो भी नौकरी कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, ठीक ना? जब 69 के बजाय 66 वाला कर सकता है तो 66 के बजाय 63 वाला भी कर सकता है। कर सकता नहीं कर सकता? तो यही एक रास्ता है जो लास्ट में हमें लगता है ऐसा कि निकलना चाहिए, ठीक ना? और अगर इसके अतिरिक्त किसी को लगता है कि हाँ वो बेहतर कर रहा है, वो बेहतर कर रहा है, वो सिलेक्टेड है, वो ये कर देगा वो कर देगा, तो करो यार, मरो खपो कुछ करो, हमसे कोई नहीं मतलब है। लेकिन गलत तरीके से चीजों को मत इंटरप्रेट करो। हमारा कोई भाई जाता है मिलने, मैं जाता हूं या कोई जाता है, तो आप ज्ञान मत दो। आपको ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है। आप सिर्फ अपना ज्ञान कितना है, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है वो हम अच्छी तरीके से समझते हैं। और हमने तुमको बहुत समझा भी दिया है, बहुत डीपली समझा दिया है, और इतना बढ़िया समझा दिया है जीवन भर नहीं भूलोगे, ठीक ना? तो अगर कोई हमारा भाई मंत्री के पास जाता है, माननीय मुख्यमंत्री के पास जाता है या किसी अधिकारी के पास जाता है, तो आपको उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? आप अपना काम करिए, हम लोगों को अपना काम करने दो।
अन्य किसी चीज से हमको मतलब नहीं है, ठीक ना। अगर आप हमारा विरोध करोगे तो 10 गुना विरोध, 10 गुना प्रतिघात सहने के लिए तैयार रहना, इस बात को मैं बता दे रहा हूं, ठीक ना। ये चीजें हैं। और जो साथी उसके लिए, अब खैर वो चीजें हैं, वो तो जो लोग मैनेज कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको सब कुछ पता चल रहा है, ठीक ना। और जो लोग बोल रहे हो ना, तुम्हारे ये बोलने का, तुम्हारे ये शब्द ही हैं जो आज तुमको इस स्थिति में पहुंचा दिए हैं, ठीक ना। क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना, कौन सी कहावत, देखो भूल गए यार, हाँ देखो याद आ गई। हम एक गांव में कहावत है कि जो नाग होता है ना, जो सांप होता है, उसकी आंखों में सब फीड होता है। वो जो भी गलत काम उसके खिलाफ करता है या जो भी बुरा करता है, तो वो सब आंखों में बसा लेता है, और वो तब तक बसा रहता है, तब तक उसकी आंखों में और जब तक उसके दिमाग में फीड रहता है, जब तक उसका वो प्रतिशोध नहीं ले लेता है, तब तक वो चीजें, वो शांत नहीं होता है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, आप लोगों ने हो सकता कहावत सुनी है, ठीक ना। तो हमने भी सुनी थी, पता नहीं नाग की बात थी कि नागिन थे, लेकिन मतलब कुछ इसी तरीके से था कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो चीजों को बिठा लेता है अपनी नजरों में, अपने दिमाग में, और तब तक उनको नहीं छोड़ता है जब तक उसका बदला नहीं लेता, जब तक उसका प्रतिशोध नहीं ले लेता है, ठीक ना। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक ना। तो ये बात है। और बाकी अभी जो बच्चे हैं, तो बच्चों को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक ना, क्योंकि गीदड़ कितने भी हो जाएं झुंड में शेर का शिकार नहीं कर सकते, ठीक ना। तो इसलिए मेरा सजेशन भैया यही है, आग्रह भी यही है, कहो हाथ जोड़ लें तुम्हारे भले के लिए कि अपने काम पर फोकस करो, ठीक ना। अपने काम में फोकस करो तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट रखेंगे। ये मत सोचो कि हाँ, हम मंत्री के यहाँ कोई जाएगा तो हम डंडा लेके बैठेंगे। तुम हो सकता है डंडा लेके बैठो, दूसरा बांस लेके बैठे, ये भी हो सकता है ना। तो इसलिए अपना काम करो, ठीक ना। दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, ठीक ना। अगर ईश्वर ने, अगर हमारी किस्मत में, जो अगर मानते हैं कि किस्मत में नौकरी लिखी है तो हमको मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हो सकता है संघर्ष करने से ही, हो सकता है प्रयास करने से ही नौकरी मिले, तो उसको हम लोग लगे हुए तो है ना। हम किसी के लिए छोड़ थोड़े ना देंगे। हर आदमी यहाँ खून कर देता है नौकरी के लिए, तो क्या हम लोग मुकदमा में नहीं लड़ सकते? हम लोग क्या जो लीगल है, जो सही है, उसके खिलाफ हम लोग संवैधानिक जो हमारा अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए हम लड़े भी ना, ठीक ना। तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए या मेरा सबसे निवेदन है, जो भी हमारे चाहे चयनित हो भाई, चाहे अचयनित हो या कोई भी हो, वो लोग अपना अपना काम करो, ठीक ना। उसमें किसी के चक्कर मत पड़ो। आपको लगता है कि आप का 6800 में ले लोगे, आप करिए, 6800 करवाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं। हमें लगता है कि मैं 15,000 ले लूँगा, मैं याची लाभ ले लूँगा, मैं नियुक्ति ले लूँगा, तो हमको हमारा करने तो उसमें किसी का कोई विरोध थोड़ी ना होना चाहिए, ठीक ना। और बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। शैलेंद्र वर्मा भाई कह रहे हैं कि आप इस बात को भी स्टैंड कर दीजिए कि 25 तारीख को हमारे सीनियर अधिवक्ता रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बिल्कुल आपकी तरफ से सीनियर अधिवक्ता हर हाल में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है शैलेंद्र भाई, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको ये भी बताना है कि कल आप लोग चंद्रा जी के यहाँ भी गए थे, तो अभी तक चंद्रा नहीं आए थे, तो बड़ा हाय हल्ला। अब देखो, आपने कमेंट कर दिया तो हमको एकदम से याद आ गया, ठीक ना। तो लोग कहते थे अरे वो आशीष के ऊपर ब्लेम करते थे या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर ब्लेम करते थे, अरे वो तो पैसा ले लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब जाकर के, कल जाकर के आपको पता चल गया होगा कि आखिर क्या स्थितियां हैं, क्यों वो नहीं आए थे। क्योंकि वो पिटीशन ही रिजर्वेशन की नहीं है, वो रूल 36 के तहत है ही नहीं। वो तो हम लोगों ने उसको इस तरीके से फाइनली 1994 पर ला करके अमेंड करवा करके इस लायक तैयार कर दिया कि आज वो कनेक्टेड है, आराम से उस पर अगर कहीं पर कुछ रिलीफ जैसी चीजें ग्रांट होती हैं तो वो हम लोग कंसीडर करवा ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसको हम लोग चाह करके भी फ्रंट पर नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें ना तो रूल 36 का जिक्र है, ना तो रूल 31 का जिक्र है। तो फिर आखिर हम लोग उनको किस आधार पर करें? तो अभी कल आप लोग गए थे ना शैलेंद्र भाई, आप गए थे, एक और गए थे, एक और गए थे, तो आपसे क्या बताया गया था?
कि चंदा साहब ने कहा हम उस पर बहस करेंगे, लेकिन क्या उस पर बहस करने से आपको कुछ मिलेगा? जाहिर सी बात है, आपको पता चल गया होगा उस पर बहस करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर आपने कहा कि हम दूसरी पिटीशन पर उनको कर ले चंदा साहब को, तो चंदा साहब ने कितना पैसा मांगा आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। एक डेट का ही इतना मांग लिया था कि शायद आपकी या हमारी या अन्य लोगों की उससे कैपेसिटी से बाहर है। हालांकि उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। अभी बात हुई थी, कई लोगों से बात हुई, आशीष भाई से भी बात हुई थी, तो हम लोग उनके यहाँ भी जाएंगे, तो जो भी संभव रास्ते होंगे उन पर भी विचार किया जाएगा, ठीक ना। ये सारी बातें हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि हम लोग चाह करके भी कुछ गलत कर रहे हैं या हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पूरा जान लगाए पड़े हैं। पूरी आप लोग तो घर में 1500 रुपये दे करके कर दो, या तो जिंदगी नरक पड़ी है, ठीक ना। सुबह जाओ आदमी घर से या शाम को जाओ, ना विद्यालय ढंग से देख पा रहा है, ना आदमी पढ़ पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, और उसके बावजूद अगर इतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और अप्रिशिएट करने के बाद अगर थोड़ा सा भी इधर उधर है तो उसको चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, ठीक ना। तो शैलेंद्र भाई, उम्मीद है कि आप लोग भी चाह रहे थे कि कुछ हो, ठीक ना। और जो चीज़ें आप लोग सोच रहे हो वो भी मेरे पूरे संज्ञान में, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या समझ रहे हैं। अनीश भैया नमस्कार। ऐसा नहीं अनीश भाई, तुम छोटे भाई हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनीश भाई, मुझे आप छोटे भाई हो, आपका संघर्ष वास्तव में बहुत बड़ा संघर्ष किया है आपने, कोई कल्पना नहीं कर सकती इतनी, ठीक ना। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो तो देख ही रहे हो सारी चीज़ें, ठीक ना। तो देखो मैं भूल गया क्या कह रहा था। तो हाँ, तो यही चीज़ें ना, अन्य सब चीज़ों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग अन्य तरीके से प्रयास कर रहे हैं वो भी प्रयास करें। लेकिन एक चीज़, जो भी हमारे लोग जो खुद को सिलेक्टेड कहते हैं, उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपको अभी ढंग से लड़ना पड़ेगा, तब आप वैलिड हो गए। अभी आप इनवैलिड हो। राजन राय का डिसीजन पढ़ लीजिए, जो हमने सैलरी स्टॉप वाली प्रेयर की थी, उसमें भी कोर्ट ने लिखा है कि द वैलिडिटी ऑफ द इम्प्यूग्ड लिस्ट पब्लिश्ड ऑन डेट 5 जनवरी 2022। मैं उसमें उन्होंने पूरा सब कुछ लिखा था कि अभी जब वो वैलिड ही नहीं है तो हम सैलरी कैसे रोक दें। तो अभी आप वैलिड नहीं हो, अभी आप पहले खुद को वैलिड कराओ। जब डबल रिजर्वेशन वाला मुकदमा जीत जाओगे, जब 1356 आपके फेवर में ऑर्डर हो जाएगा, तब आपको लगेगा, तब आप खुद को कहना कि हाँ हम 68 वाले हैं, हम चयनित हैं, हम वैलिड हैं, ठीक ना। उससे पहले अभी खुद तुम वैलिड ही नहीं हो, ठीक ना। अभी तुम लोग बघेल साहब को क्या जाने हो, बघेल साहब अभी तुम उनको जानते नहीं हो, हम उनको बहुत ढंग से जानते हैं, ठीक ना। तो उनके चक्कर में ना पड़ो, अपना जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से देखो, और बाकी जो हम कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, हमारे भाई कर रहे हैं, उनको करने दो, आप अपना करिए, बस यही सारी चीज़ें हैं। हाँ, वही सूर्यवंशी रवि भाई, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर जो लोग कह रहे हैं कि 68 में पूरा हो जा रहा है तो जाके पूरा करवा लो, और वो चीज़ है, ठीक ना। तो शैलेंद्र भाई, आप का संघर्ष भी बहुत किया है आपने, लेकिन आपको ये भी मालूम होगा, आपको देखो एक चीज़ मैं आपको भाई मैं और क्लियर कर दूं कि जो लोग कहते थे कि 1356 पर वो 2 डेट पे नहीं आया, अब नहीं आएंगे, एफिडेविट ले लिया, वो ले लिया, तो वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ से एक और उस पर वकील हायर किया गया है, ठीक ना, और 1356 पर एक और वकील किया गया है, ठीक ना। और इससे जो पहले से अपीयर काउंसिल है उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी पिटीशन में 400 लोग हैं तो 400 लोगों को ये पूरा अधिकार है कि वो 400 वकील उस पर खड़ा कर सकते हैं। तो किसी भी मिश्रा जी को या किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ हम नहीं आएंगे, और हम जानते हैं कि वो नहीं कह रहे हैं ऐसा, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर किसी को अलग करना था तो एनओसी ले लेता, हमसे बात खत्म होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि जो शख्स है वहां पर, वो शख्स यही चाहता था कि जो अचयनितों का पैसा है वो 6200 पर खर्च हो। और मैं आपको बताता हूं, इसीलिए आपसे प्रधान जी, आपसे ये कहा गया है कि अब वो नहीं आएंगे। देख लेना, वो आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन क्या आर्गुमेंट करेंगे वो आपसे बताने की जरूरत नहीं, और वो आर्गुमेंट किनके पैसे से होगा वो भी आपको पता होगा, वो आपके ही पैसे से होगा, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। और अगर कोई भाई हमारे हैं तो उम्मीद है आप जो लोग 6800 में पूरा करवा रहे होंगे,
और जो 66.49 और 26 वाली बात है वो भी आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब आप ये मत कहिएगा कभी कि हाँ इतने में ही पूरा हो रहा। इतने में तभी पूरा होगा जब 66.49 से 69.26 तक के सारे जनरल को बाहर किया जाए, उसकी जगह पर ओबीसी SC को लाया जाए, फिर 27% पूरा किया जाए, ठीक ना। तो इतने में आप खुद 3 गुणांक में कितना कैंडिडेट आ जाएगा हमको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग खुद समझदार हो। 3 गुणांक में अगर 3 गुणांक जनरल की 3 गुणांक जनरल बाहर होंगे तो उसमें कितना कैंडिडेट बाहर होगा, ठीक ना। उसके बाद आप 27% आप वो करिएगा तो 18,000 20,000 वो, और एग्जैक्ट वही आंकड़ा आएगा। 10-5 सीटें 20-25 सीटें या 100-200 सीटों का अंतर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक ना। रमेश पूछ रहे हैं कि भाई NOC वाली बात भी कंफर्म कर दी। रमेश भाई NOC का कोई मैटर ही नहीं है। NOC तो हम तब लेते जब हमको मिश्रा जी को ना लाना होता। हम तो मिश्रा जी के सपोर्ट में एक काउंसिल और खड़ा कर दिए, इससे ज्यादा आप हमसे क्या चाहते हो। हम तो भाई उसमें 15 लोग थे, तो हमने तो एक बंदे को उठाया और उसके बिहाफ पर एक सीनियर या एक अन्य वकील, मैं ये तो नहीं कहता उसमें सीनियर आएगा, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उस हिसाब से उसमें आएगा। और जो उस समय कंडीशंस बनी, क्या बनी, कैसे बनी, वो अभी कुछ नहीं कह सकते। वो जब 25 तारीख आएगी उससे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे। तो अगर उसमें 14 लोग हैं, 14-15 लोग, तो बाकी सारे तो मिश्रा जी के पास ही हैं। एक कैंडिडेट का एफिडेविट हमने दूसरे वकील का लगवा दिया। तो अगर भाई सपोज दैट आप मान लीजिए कोई व्यक्ति अकेला जा रहा है और सामने 50 खड़े हैं, तो अकेला जा रहा है, हमको लगता है कि वो अकेला पार हो सकता न पाए, तो इसलिए उसके साथ में हमने रामविलास को भेज दिया। हमने कहा रामविलास तुम इनके साथ खड़े हो जाओ। अब 2 लोग हो गए, वो मजबूत हो गए कि भाई हाँ हमारे साथ एक रामविलास भी खड़े हो गए, तो मजबूत हो गए कि हाँ अब हो सकता इन 50 आदमियों को हम पटक के मारते हैं या 2 आदमियों को पटक दें या कुछ करते। तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है। हमने कोई उनको बाहर थोड़ी ना किया कि हम आप मुकदमे से बाहर हो जाइए। हमने नहीं बाहर किया, हमने तो उनको सपोर्ट में काउंसिल खड़ा कर दिया। तो उस कैंडिडेट को छोड़ करके आपके पास अभी भी 13-14 लोग हैं, तो वो तो अभी भी आपके सहारे हैं, वो तो अभी भी आपके मुकदमे हैं, आपके पैरवी का। और आप भी जिस कैंडिडेट ने नया वकील खड़ा किया उसके भी वकील आप ही हो, क्योंकि उसने आपको हटाया ही नहीं है। उसने तो बस आपको सपोर्ट में, आपको सहयोग देने के लिए एक वकील खड़ा कर दिया। तो इसमें किसी का क्या दिक्कत है। ये सारी चीजें हैं। और उसके बिहाफ पर अगर आपको कोई बरगलाता है, कोई झूठ बोलता है, तो वो सिर्फ निजी स्वार्थ के वसीभूत बोल सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि ये कोई मुद्दे ही नहीं है। CPC के तहत हर पिटिशनर को ये राइट है कि वो अपना काउंसिल खड़ा कर सकता है, उसमें किसी को कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक ना। बाकी अभी नवरात्र हो जाएंगे, अगर जो 1950 है अगर उसमें अमेंड हो पाएगा, हालांकि बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो उस पर जो भी संभव स्थितियां होंगी उस पर भी हम लोग वर्क करेंगे। और बाकी चीजें हैं वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब बातें हैं। मोहित सैनी भाई पूछ रहे हैं, आपके सवाल का मोहित सैनी हमने आपको जवाब दे दिया कि अगर 69 गुणांक के बजाय 66 गुणांक वाला नौकरी कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। ये तो आप खुद समझदार हैं, ज्यादा बताने की जरूरत हमको नहीं है। कम, वो भी तो कम वाले हैं, तो उनको बाहर करिए ना। तो जब ज्यादा वाला के बजाय कम वाला जो डिजर्विंग कैंडिडेट है नहीं वो कर सकता, तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते हैं। सचिन भाई पूछ रहे हैं 25 को डेट ना लगने पाए। देखिए ऐसा ना सचिन भैया, कोर्ट ने लिख दिया है उसमें कि फाइनल हियरिंग है, तो हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि राजन राय साहब की कोर्ट रहेगी। तो अगर लोगों ने गंदगी नहीं की, अगर लोग इस मुग्धता में नहीं रहे कि हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, और वो वास्तव में इसमें वो बोले, अपना पक्ष रख दिए, तो हमें नहीं लगता है कि अब इसके बाद कुछ भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, जो लोग कोर्ट में मौजूद थे 22 तारीख को, उनसे पूछिए, कोर्ट ने कहा था इसको तय कर देते हैं, काहे इसमें भाग रहे हो भाई, क्यों नहीं डिसाइड करवाना चाह रहे हो। तो स्टेट की तरफ से ये आर्गूमेंट हुआ, साहब इसमें जितने 867 है उनको इम्प्लीट कराया जाए, 69,000 के खिलाफ वो कराया जाए। तो वहीं पर इन लोगों का कहा, साहब जुलाई में नोटिस हुई थी, अभी तक वो पब्लिश नहीं हो पाई है, तो साहब अगर आप सरकार ना पब्लिश कराए तो हम पब्लिश करवा देते हैं, ठीक ना। तो अगर ये एक्सेप्ट पिटिशनर की तरफ से नहीं किया गया होता तो शायद उसी दिन में मैटर खत्म हो गया होता। तो इसीलिए कोर्ट ने टॉप 10 में अपना मुकदमा रखा है, टॉप 10 में, और उम्मीद पूरी है कि राजन राय साहब की ही कोर्ट रहेगी,
ठीक ना। तो अगर राजन राय साहब की कोर्ट रही और 99% रहेगी तो हमें नहीं लगता कि कोई भाग पाएगा, और जो भागने की कोशिश करेगा उसका पक्ष बिना सुने खत्म हो जाएगा, ये भी मुझे पक्का पता है। क्योंकि कोर्ट जिस मूड में है ना, वो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी डेट देने के मूड में है। सचिन भाई, जो लोग 10-122 में वो देखिए, आप सचिन भाई बिल्कुल निश्चित है, सारे लोग हैं साथ में, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। आप उसके विषय में निश्चिंत रहिए। रमाकांत भैया नमस्कार। तो ये सारी बातें हैं। बाकी जो सीनियर्स के लिए बात हो रही है, तो जो भी आशीष भाई हो, चाहे सरेंद्र भैया हो, चाहे रमेश भाई हो, अगर आप लोग कह रहे हो वो चीज़ें ठीक ना, तो उम्मीद है आप लोग भी उस पर काम करोगे और साथ सहयोग करने में, और जो भी सीनियर्स को करने में जो भी है वो अपने स्तर से आप लोग भी मैनेज करोगे। मुकेश भाई पूछ रहे हैं कि पिछली डेट पर 27-21 के लिए कोई वकील खड़ा था या नहीं खड़ा था, क्योंकि पता चला कि कोई था नहीं इस बार फाइनल के लिए। देखिए, अगर आप ऑर्डर पढ़ोगे तो उसमें तो आप देखिए कई सारी चीज़ें मुकेश भाई, ऐसा है ना, जब आप कोर्ट में रहोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जब बंदा पहले ही बोल दिया कि हमको नोटिस पब्लिश करवाना है, हम पब्लिश करवाएंगे, उसके बाद आर्गूमेंट करने के लिए क्या आप आर्गूमेंट करते, ये बताइए, क्या आप आर्गूमेंट करेंगे? हमने कह दिया कि हमको बकरी चराने जाना है, ठीक ना, और यहां बात हो रही बिरयानी पकाने की। तो जब वो बकरी लेके ही निकल गया, डेट लेकर के ही निकल गया, नोटिस पब्लिश करवाने के लिए ही निकल गया, तो फिर क्या आर्गुमेंट आप करवाओगे किसी का? उस दिन तो संदीप दीक्षित साहब ने भी बहस की थी नहीं की थी? कहीं उनका नाम है? नहीं है। अब अगर लोग कहें कि लो 68 वाले या उसमें संदीप दीक्षित थे ही नहीं, पैसा ही नहीं दिया, वो तो झूठ बोले, लेकिन मैं जानता हूं वो भी थे। तो सारे लोग तो है ना। तो अब जब वहां पर जब आर्गुमेंट हो, तब अगर कोई ना हो तब आप बात करिए। वहां पर कोई वकील है एक तो बोलेगा, कोई वहां ये तो है नहीं कि तुम भी लेके भागो, हाँ हेलो काट दिया फोन, हेलो काट दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक व्यक्ति बहस करेगा, उसके बाद जब उसका आर्गुमेंट पूरा हो जाएगा, अगर कुछ शेष बचेगा दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा, जो जिसको भी करना पड़ेगा वो करेगा। तो ये सारी बातें हैं, तो उसमें आप निश्चिंत रहें। नहीं, सुनील भाई कह रहे हैं मिश्रा जी का, देखिए मिश्रा जी का मैंने बता दिया ना, मिश्रा जी का क्या स्टेटस है। आप लोग रमेश भाई से चाहे तो बात कर सकते हैं, वो सब मैंने बता दिया है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं, और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बाकी निश्चिंत रहिए। लेकिन जो लोग हमारे भाई अन्य हैं जिन्होंने संघर्ष किया और चयनित हुए हैं, उनसे और उनके साथियों से, भाइयों से, बहनों से, माता से, पिता से, दादा से, सबसे हम कहेंगे आप अपना काम करिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक ना। आप किसी भी तरीके से दूसरे को भी ना इरिटेट करिए, ना खुद होइए, नहीं तो आपका नुकसान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अगर आप यही आपके कृत्य जारी रखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान जो है आपका होने वाला है, ये आप ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो हमारे साथ साथी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, ईश्वर ने चाहा तो आपका जो है नुकसान नहीं होगा।